उस व्यक्ति ने आत्महत्या करने के इरादे से बदबूदार खून का एक कटोरा समुद्र में बहा दिया। कुछ ही देर में विशाल शार्क उनकी ओर आकर्षित हो गई। डरने की बजाय कुछ लोग उत्साह से चिल्लाने लगे। फिर दोनों लड़कियों ने डाइविंग सूट पहना और एक के बाद एक सुरक्षित रेत के टीले में उतर गईं। कर्मचारियों की मदद से दोनों बहनें अपने जोखिम पर गहरे समुद्र में उतर गईं। दोनों बहनों के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने समुद्र को इतने गहरे रूप में देखा और वे मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। हालांकि इस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उनका दुःस्वप्न शुरू होने वाला था। इससे पहले कि वे अधिक देर तक खुश रह पाते, गहरे समुद्र से शार्क मछलियां आ गईं। हालांकि वे डरी हुई थीं, लेकिन असली शार्क को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतनी नजदीक से बड़ी सफेद शार्क को देख सकती हैं। वे हैरान थीं और थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस समय वे इतनी बड़ी शार्क को देख सकती हैं। शार्क उन्हें निगलने की योजना बना रही है। इस समय अग्निशमन सैलून अचानक डूब गया, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक गलत अलार्म था और अग्निशमन सैलून डूबा नहीं। लेकिन केट अभी भी स्क्रीन पर जो कुछ देख रही थी उससे वह डरी हुई थी। लंबे समय तक जीने के लिए उसने स्टाफ से पूछा, लेकिन जैसे ही लॉ ड्रैगन सतह पर आया, क्रेन में अचानक खराबी आ गई और एंटी सैलून जहाज अनियंत्रित होकर सीधे नीचे डूब गया। तनाव और उत्तेजना के उच्च स्तर के तहत दोनों बहुत अधिक डर गए और बेहोश हो गए। लेकिन रेत प्रूफ ट्रेन नहीं रुकी और सीधे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह समुद्र की तलहटी में 47 मीटर गहराई तक डूब गया और क्रेन रेत के साथ नीचे घसीटती हुई आ गई, पिंजरे के ठीक संपर्क में। अज्ञात समय के बाद सबसे पहले जागी केट ने लिसा को जगाया, जो अभी भी कोमा में थी। अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद लिसा बहुत उत्साहित हो गई। उसने टीएलन को पकड़ लिया और मदद के लिए बेताब होकर चिल्लाने लगी। केट ने उसे शांत रहने के लिए कहा। जितना अधिक वह ऐसा करती रही, उतनी ही तेजी से उसकी ऑक्सीजन खत्म होती गई, जिससे उनकी मृत्यु की गति और तेज हो गई। केट के आराम से लिसा ने अंततः अपनी सांसों को नियंत्रित कर लिया और धीरे धीरे शांत हो गई। इस समय वॉकी टॉकी से आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज बीच में ही रुक गई। केट को एहसास हुआ कि शायद स्टाफ उन्हें बुला रहा होगा और वे जिस गहराई पर थे वह सिग्नल प्राप्ति की सीमा से बाहर हो सकता था। ऊपर के लोगों से संपर्क करने के लिए केट ने थोड़ा ऊपर तैरने का निर्णय लिया, लेकिन आयरन ड्रैगन का निकास एक क्रेन द्वारा अवरुद्ध था। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, केट को एहसास हुआ कि यह कोई समाधान नहीं था और उसने बगल की रेलिंग से गुजरने का फैसला किया। लिसा ने सोचा कि यह बहुत जोखिम भरा है और यदि वह शार्क से टकरा गई तो वह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन केट को अच्छी तरह पता था कि अगर वे इसी तरह इंतजार करते रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही उन्होंने जोखिम उठा लिया। उन्होंने अपना ऑक्सीजन टैंक हटाया और अपनी दुबली पतली काया के साथ लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में मुखौटे पर लगी रस्सी में गांठ लग गई और केट और भी अधिक घबरा गई तथा दम घुटने से उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन सौभाग्य से नायक के प्रभामंडल के आशीर्वाद से उसने अंततः ऑक्सीजन मास्क लगाया और बिना किसी खतरे के बच निकला। बिना सांस लिए उन्होंने जल्दी से अपना ऑक्सीजन टैंक लगाया, निकास द्वार पर क्रेन को दबाया और केट बिना रुके तैरकर ऊपर आ गई। लेकिन वह फेंक सलोन से बहुत दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि शार्क किसी भी समय बाहर आकर उसे खा सकती थी। समुद्र के पानी से ढका हुआ उसका चारों ओर का वातावरण काला था, मानो वह अंतहीन अंधकार में हो, जो कि डरावना था। लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल धारा के विपरीत दिशा में ही तैर सकता था। चलते चलते उसने स्टाफ को बुलाया। कुछ देर तैरने के बाद केट ने अंततः उपरोक्त से संपर्क स्थापित कर लिया। उन्होंने कर्मचारियों को नीचे की स्थिति के बारे में बताया और कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि पेशेवर बचाव कर्मी नीचे आकर उन्हें अग्निशमन सैलून को अतिरिक्त क्रेन के हुक पर लटकाने में मदद करेंगे और फिर उन्हें ऊपर खींचा जा सकेगा। अब उसे बस सैलून में वापस जाना था और कर्मचारी की बात सुनने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी थी। केट को आखिरकार राहत महसूस हुई
और वह लिसा को खुशखबरी सुनाने के लिए रेत के पिंजरे में लौट आई। लिसा भी मुस्कुराई और राहत की सांस ली। उन्होंने ऊपर जाने के बाद दृश्य की कल्पना भी शुरू कर दी, लेकिन वे समुद्र तल पर लंबे समय तक इंतजार करते रहे और कुछ नहीं हुआ। बचाव के लिए इंतजार कर सकते हैं। यह देखकर कि ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, केट के पास फिर से तैरकर ऊपर आने और अपनी जान जोखिम में डालकर कर्मचारियों से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस बार एक दुर्घटना घटी। जब वह आधी तैराकी पूरी कर चुका था, तभी एक बड़ी सफेद शार्क ने अपना खूनी मुंह खोला और उसकी ओर तैरी। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और समय रहते बच निकला, जिससे घातक हमला टल गया। केट तेजी से तैरकर वापस कमरे में लौटना चाहती थी, लेकिन इस नाजुक क्षण में शायरोन एक लोहे की जंजीर से फंसी हुई थी। इससे भी बुरी बात यह है कि शार्क भी हमारे पास आ पहुंची। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अंततः अग्निशमन सैलून खोला और किसी भी खतरे से बचते हुए अंदर प्रवेश किया। इससे पहले कि वह सदमे से उबर पाता, शार्क ने उसे फिर से काट लिया। सौभाग्य से उसे एंटी शार्क ने बचा लिया। हालांकि शार्क ने मजबूत स्टील की सलाखों में दरारें काट ली थी। अनुमान है कि अगर शार्क कुछ और बार काटेगी तो वह आगे की ओर भाग जाएगी। दोनों ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। शायद निर्देशक चाहते थे कि वे लंबे समय तक जीवित रहें और शार्क बिना किसी कारण के चली गई। हालांकि वह इस आपदा से कुछ समय के लिए बच गया, लेकिन शार्क ने सैलामेंडर में एक बड़ा छेद कर दिया था और ऑक्सीजन टैंक में केवल 17 मिनट के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बची थी। उसमें रहना मौत का इंतजार करने के बराबर था। अब उन्हें उच्च अधिकारियों से संपर्क करना होगा। इस समय दोनों को अचानक कुछ ही दूरी पर एक टॉर्च दिखाई दी जो धीरे धीरे डूब रही थी। यह बचाव कर्मी हो सकते हैं। वे जल्दी से मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन क्योंकि वे समुद्र के तल पर थे, इसीलिए दूसरा पक्ष उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन सका। कहीं और जाने का कोई रास्ता न होने पर लिसा ने बाहर जाकर उसे ढूंढने का निर्णय लिया। केट के निर्देश पर लिसा ने शार्क रोधी दरवाजा खोला और बाहर निकल गई तथा शार्क के हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की। कुछ ही दूरी पर केट ने लिसा को इंटरकॉम पर बताया कि उसने शार्क को बहुत तेज गति से उसकी ओर तैरते हुए देखा है। लिसा घबरा गई थी। उसके लिए वापस कमरे में तैरना बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने एक पानी के नीचे की गुफा थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी गति बढ़ाई और उसमें तैर गई। यह एक करीबी कॉल था क्योंकि वह लगभग मर चुकी थी। शार्क वह गुफा के बाहर की ओर देखता रहा और जब वहां कोई हलचल नहीं दिखी तो उसने सोचा कि शार्क बहुत दूर चली गई है। इस अचानक घटना से लिसा डर गई। घबराहट में वह एक चट्टान के पीछे तैर गया और शार्क उसके ठीक पीछे थी। उसने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। यह सुनिश्चित करने के बाद कि शार्क बहुत दूर चली गई है, लिसा फिर से टॉर्च की दिशा में तैरने लगी। लेकिन अचानक उसके सामने कुछ ऐसा आ गया जिसने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। चट्टान के नीचे घना अंधेरा था और अंत का कोई पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि चट्टान कितनी गहरी है या क्या नीचे शार्क से भी ज्यादा भयानक कुछ छिपा है। इस समय उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और यद्यपि वह बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने विपरीत दिशा की ओर बढ़ने का साहस जुटाया। लेकिन जब वह तैरकर ऊपर पहुंचा तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। जमीन पर केवल एक टॉर्च बची थी और बचाव कर्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि चारों ओर घना अंधेरा था और वह इस अंतहीन खाई में अपना रास्ता खो चुका था। लिसा घबरा गई। अगर वह वापस नहीं जा सका तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। घबराहट में उसे गलती से समुद्र तल पर बचावकर्ता का शव मिला। पता चला कि उसे शार्क ने लंच का डिब्बा लाने के लिए भेजा था। लिसा ने उससे क्रेन की चरखी और भाला बंदूक ले ली और केट के मार्गदर्शन में अंततः सुरक्षित सैलून में वापस आ गई। उन्होंने एंटी सैलून पर चरखी लटका दी, फिर ऊपर के कर्मचारियों से संपर्क करने के लिए जाल पर 7 या 8 मीटर तक तैरे। स्थिति को समझने के बाद कर्मचारियों ने कहा कि वे शीघ्र ही उन्हें ऊपर ले आएंगे। लिसा जल्दी से आग बुझाने वाले कमरे में वापस चली गई। कुछ ही देर बाद
क्रेन के खिंचाव के कारण आग बुझाने वाला कमरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जल्द ही वे समुद्र की तलहटी से उठकर बीच की स्थिति में आ गईं। दोनों बहनें इतनी उत्साहित थीं कि वे इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थीं। उन्हें लगा कि इस बार वे आखिरकार बच सकती हैं। अप्रत्याशित रूप से जब वे उत्साहित थीं, तभी एक दुर्घटना हुई। फिर से घटित हुआ। गहरे समुद्र के जबरदस्त दबाव के कारण लैंसो भार वहन करने की स्थिति में आ गया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लैंसो ने सीधे एंटी शेक सैलून को काट दिया और समुद्र की तलहटी की ओर जोर से जा गिरा। समुद्र की तलहटी से एक हृदय विदारक चीख की आवाज आ रही थी और लीसा के पैर रेत के टीले से कसकर दबे हुए थे। केट ने उसे दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी और भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, सैलून बिल्कुल भी नहीं हिला। इससे भी बुरी बात यह है कि ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ 5 मिनट का जीवन बचा है। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अगर वे इसी तरह चलते रहे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। केट के पास अपनी जान जोखिम में डालकर अग्नि आश्रय स्थल से बाहर निकलने तथा स्टाफ से ऑक्सीजन के 2 टैंक नीचे डालने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतना कहकर केट तुरंत अग्निशमन सैलून में लौट गई। कुछ ही देर बाद आसमान से ऑक्सीजन के 2 टैंक गिरे। सबसे विनाशकारी बात यह थी कि ऑक्सीजन टैंक अग्निशमन सैलून से 5 मीटर दूर फेंका गया था। बिना कुछ सोचे समझे केट तेजी से तैरकर वहां पहुंचा। क्योंकि उसके ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ 2 मिनट बचे थे, इसलिए उसने तुरंत अपना पुराना ऑक्सीजन टैंक उतार दिया। उन्होंने यथाशीघ्र नया ऑक्सीजन जोड़ा और उसकी मदद से अंततः दम घुटने से पहले ही वह जीवित हो गया। उसके शरीर को राहत महसूस हुई और एक क्षण के लिए उसे ऐसा आराम और खुशी महसूस हुई मानो वह स्वर्ग में हो। होश में आने के बाद केट ने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने ऑक्सीजन टैंक के साथ नीचे फेंकी गई टॉर्च उठाई और सैलून की ओर बढ़ गई, क्योंकि लिसा अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। जब वह सैलून में वापस लौटने ही वाली थी, तभी अचानक उसके सिर के ऊपर एक शार्क आ गई। केट इतनी डर गई कि वह जल्दी से समुद्र तल पर लेट गई और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे डर था कि शार्क उसे देख लेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। इस समय शार्क एक सफेद पूंछ के साथ उसके सामने गायब हो गई। उसने सोचा कि शार्क बहुत दूर चली गई है, इसीलिए वह खड़ा हो गया और आग से बचाने वाले सैलून में वापस जाना चाहता था। हालांकि शार्क अचानक वापस आ गई और उसने उसे नहीं देखा। उसे कोई मौका नहीं दिया। यह उसे पकड़ने के लिए तैयार था। चलो। लीसा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस समय इतना अफसोस हो रहा था कि वह आत्महत्या करने के लिए नीचे नहीं आती, लेकिन उसके पास दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास केवल 4 मिनट का ऑक्सीजन बचा था और उसके पैरों को एंटी शाफ्ट गन द्वारा कसकर जकड़ा गया था। नया ऑक्सीजन टैंक उसकी पहुंच में ही था, फिर भी वह उसे बहुत दूर लग रहा था। वह अपने पास रखी भाला मछली पकड़ने वाली बंदूक का इस्तेमाल ऑक्सीजन टैंक को हुक करने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि भाला मछली पकड़ने वाली बंदूक का ट्रिगर एंटी सैलून के स्क्रू में फंस गया था। उसने जोर से खींचा और बची हुई बंदूक सीधे कट गई उसकी हथेली। अपने हाथ में दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने भाला बंदूक को बाहर फेंक दिया और ऑक्सीजन टैंक को हुक करने की कोशिश की। लीसा ने कई बार कोशिश की और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। ऑक्सीजन सिलेंडर को उसके शरीर से जोड़ दिया गया। उसने जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर बदल दिया और कुछ समय के लिए दम घुटने के खतरे से बाहर आ गई। इस समय उसने अचानक इंटरकॉम पर केट की धीमी आवाज़ सुनी। लीसा बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं था। एक शार्क द्वारा उठा लिए जाने के बाद उसने भागने का अवसर प्राप्त कर लिया। अब वह गंभीर रूप से घायल है और चट्टान की दरारों में छिपा हुआ है। जब लीसा ने यह सुना तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए गई, लेकिन उसके पैर पानी में फंस गए थे। इस समय उसे अचानक याद आया कि उसके बगल में एक इन्फ्लेटेबल बनियान है, जो एक समाधान हो सकता है। इसलिए उन्होंने हवा भरने वाली बनियान को रेत रोधी बनियान के नीचे रखा और उसे फुलाया। थोड़ी देर बाद सैलून की रक्षा वास्तव में उठ खड़ी हुई। लीसा ने जब यह देखा तो वह हंसना बंद नहीं कर सकी। उसने दर्द को सहन किया
और अपनी जांघ को छेद से बाहर निकाला। खून बहता रहा। वह लोहे के पिंजरे के सहारे झुक गया और दर्द से कांप उठा, लेकिन उसे राहत देने का समय नहीं मिला। अपनी स्थिति को ठीक करने के बाद लिसा ने ऑक्सीजन टैंक लगाया और केट द्वारा बताई गई स्थिति की ओर चल पड़ी। जब उसने केट को पाया तो वह मर रही थी और समुद्र के तल पर पड़ी थी। उसके खून से आसपास का समुद्र का पानी चमकीला लाल हो गया था। स्थिति आशावादी नहीं थी और वह निश्चित रूप से अब और इंतजार नहीं कर सकता था। हताशा में लिसा को अपनी जान जोखिम में डालकर गंभीर रूप से घायल केट को लेकर धारा के विपरीत दिशा में तैरना पड़ा। उन्होंने एक फ्लेयर जलाया और धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगे, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता और वे आसानी से डिकम्प्रेशन बीमारी से पीड़ित हो जाते। लेकिन जब वे आधी तैराकी कर चुके थे तो अचानक टॉर्च बुझ गई। जब उन्होंने दूसरी टॉर्च जलाई तो वे शार्क के एक झुंड से घिर गए। सौभाग्य से फ्लेयर्स में रेत रोधी प्रभाव होता है और शार्क वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन इससे पहले कि वे सतह तक पहुंच पाते, ज्वालाएं पुनः बुझ गईं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जीवित रहने के लिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें डिकम्प्रेशन बीमारी होगी या नहीं। तेजी से तैरने के लिए दोनों को हल्का सामान लेकर चलना पड़ा। अपने पास मौजूद सभी सामान फेंकना पड़ा और तुरंत पानी से बाहर तैरना पड़ा। मदद के लिए दोनों व्यक्तियों की पुकार पर कर्मचारियों ने तुरंत एक लाइफ बॉय फेंका और दोनों व्यक्तियों ने लाइफ बॉय को पकड़ लिया। चालक दल की मदद से वे आसानी से क्रूज जहाज पर चढ़ गए, लेकिन इसी समय शार्क अचानक उछली, लिसा की जांघ पर काट लिया और उसे जबरदस्ती नीचे खींच लिया। घबराहट में लिसा ने शार्क की आंखें पकड़ ली और फिर अपनी पूरी ताकत लगा दी। शार्क को दर्द महसूस हुआ और उसे लिसा को छोड़ना पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिसा ने तुरंत चालक दल के सदस्य का हाथ पकड़ लिया और नाव पर चढ़ गई। मौत से बचकर अंततः उन्हें बचा लिया गया। मेरा मानना है कि इस घटना के बाद दोनों बहनें फिर कभी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं करेंगी।